तो सरकार के रिफॉर्म्स अब असर दिखा रहे हैं। जीएसटी कटौती के असर से सस्ते और बड़े पैक के साथ एफएमसीजी बिक्री में रफ्तार लौट रही है। कंपनियां 8 to 9% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद कर रही हैं। गांव में डिमांड वापस आ रही है, शहरों में भी सुधार है। ऑटो सेक्टर मजबूत बिक्री दिखा रहा है। बैंकों का एनपीए रिकॉर्ड स्तर पर नीचे है और दूसरी ओर सरकार लगातार नए डील्स एफटीएस करके वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ा रही है। और इसी बीच एक बड़ा बयान आता है अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जैमिसन की ओर से, जो कहते हैं कि भारत चीन से बेहतर विकल्प अमेरिकी कंपनियों के लिए हो सकता है। क्या वाकई हम रिफॉर्म से उस मोड़ पर आ गए हैं कि हम अपने साथ साथ दुनिया के लिए भी बड़ा बाजार बनने की स्थिति में हैं, या अभी कुछ और रिफॉर्म्स करने होंगे? चैलेंजेस क्या हैं, स्थिति क्या है, ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी किस तरह की है? आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले आप ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। 22 सितंबर 2025 से नए जीएसटी नियम लागू कर सरकार ने 12% और 28% वाले स्लैब हटाकर टैक्स सिस्टम आसान किया और रोजमर्रा की चीजें सस्ती करने की कोशिश की। इस बड़े रिफॉर्म का असर अब साफ दिखने लगा है। दिसंबर 2025 से कंपनियों ने बाजार में सस्ते पैक उतारने शुरू किए। इसका फायदा ये हुआ कि एफएमसीजी सेक्टर जैसे साबुन, तेल, बिस्किट, शैम्पू वगैरह की बिक्री मात्रा के हिसाब से अक्टूबर तिमाही में 5.3% बढ़ गई। कंपनियों को अब सालाना 8 से 9% ग्रोथ की उम्मीद है। काफी महीनों की सुस्ती के बाद गांवों में डिमांड भी लौट आई है। कारण है वहां के लोगों की आमदनी बेहतर होना। शहरों में भी खरीदारी की रफ्तार वापस आई। आईसीआईसी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे सामान में जब कीमतें कम की गईं तो लोगों ने ज्यादा खरीदारी की, यानी कीमत कम होते ही मांग तेजी से बढ़ी। ऑटो सेक्टर में भी अच्छी खबर है। जनवरी 2026 में कुल 27,22,558 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो पिछले साल से 17.61% ज्यादा है। यात्री वाहनों की बिक्री 7.22% बढ़कर 5,13,475 हो गई। फाडा के आंकड़ों के मुताबिक कुल मिलाकर सभी तरह के वाहनों की खुदरा बिक्री 17.6% बढ़कर 27,20,000 यूनिट्स तक पहुंच गई। गांव में फसल कटाई और शादी ब्याह के मौसम की वजह से लोगों के पास नकदी आई, जिससे खरीदारी बढ़ी। माल ढुलाई और ट्रांसपोर्ट की मांग भी बनी रही। हालांकि यात्री वाहनों की बिक्री में शहर अभी भी आगे हैं। कुल बिक्री में 59.2% हिस्सा शहरों का रहा और गांवों का 40.8%। लेकिन ग्रोथ के मामले में गांव आगे रहे। ग्रामीण बाजार में 14.4% की बढ़ोतरी हुई, जबकि शहरी बाजार में सिर्फ 2.75% की। जीएसटी सुधारों का एक और असर ये हुआ कि महंगाई में 25 से 35 बेसिस पॉइंट की कमी आई। इससे कीमतों पर दबाव थोड़ा कम हुआ और लोगों ने ज्यादा खरीदारी की। इस बीच बैंकिंग सेक्टर की हालत भी सुधरी है। सितंबर 2025 में बैंकों का ग्रॉस एनपीए रेशियो घटकर 2.15% पर आ गया, जो कई सालों में सबसे कम है। सरकारी बैंकों में ये 2.5 और निजी बैंकों में ये 1.73% रहा। इसका मतलब ये है कि अब कम लोग कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में हैं। इससे बैंक का मुनाफा बढ़ा है और वो ज्यादा लोन दे पा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मदद मिली। सरकार ने विदेश व्यापार में भी कदम बढ़ाए हैं। 2025-26 में यूके, ओमान, न्यूजीलैंड, ईएफटीए और ईयू जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए, जिससे कुल 37 विकसित देशों तक पहुंच मिली। हाल ही में अमेरिका के साथ ही अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बनने से स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। इन सारी खबरों के बीच अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के एक बयान ने भारत के लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ग्रीर ने कहा कि अमेरिका की कंपनियां चीन के बजाय भारत को सप्लाई चेन के लिए बेहतर विकल्प मान सकती हैं। हालांकि चीन या किसी दूसरे देश का विकल्प बनने के लिए भारत को अभी कई चुनौतियों से पार पाना जरूरी होगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम न उभर पाना। दूसरा है प्राइवेट निवेश, जो अभी भी जीडीपी का सिर्फ 25 से 30% है। नौकरियां और पर्याप्त स्किल्स ना होना भी भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए खतरा बना हुआ है। लेबर लॉ रिफॉर्म तो हुए हैं, लेकिन ये मोर्चा अभी भी काम करने की जरूरत से भरा हुआ है। ऊर्जा के मामले में 70% निर्भरता अब भी कोयले पर है। ग्रीन एनर्जी में ज्यादा निवेश चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, पोर्ट वगैरह में अभी और सुधार की जरूरत है। बिजनेस करना और आसान बनाना होगा ताकि विदेशी निवेश आए। सेमीकंडक्टर और जरूरी खनिजों में आत्मनिर्भर बनना होगा, जहां चीन 70% बाजार पर काबिज है। डिजिटल सिस्टम को और मजबूत करना होगा। कुल मिलाकर सुधारों का असर दिख रहा है। बिक्री बढ़ रही है, बैंक मजबूत हुए हैं और विदेश व्यापार के मौके बढ़े हैं। लेकिन अगर भारत को दुनिया में बड़ी ताकत बनना है और चीन जैसे देशों का विकल्प बनकर उभरना है,
तो नीतियों में सुधार की रफ्तार थोड़ी और तेज करनी जरूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिरूज खंबाटा सर, चेयरमैन CII नेशनल कमेटी ऑन अफर्मेटिव एक्शन एंड स्पेशल एबिलिटीज और चेयरमैन रसना ग्रुप, देश के जाने माने कारोबारी भी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है सर खंबाटा सर आपका। गुड इवनिंग हमारे शो पे। हमारे साथ हैं प्रतीक जैन साहब, पार्टनर PwC इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं रजत बोस जी, पार्टनर हैं शार्दुल अमरचंद मंगलदास जी की ओर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे रजत जी। गुड इवनिंग। पिरूज सर, चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं आप ही से। ऐसा लग रहा है कि जो GST रेट कट्स के रिफॉर्म हम लाए थे, अब उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। FMCG से वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में और बाकी मोर्चों पर भी वॉल्यूम ग्रोथ 5.5 के आसपास का बड़ा अच्छा नंबर्स आने अब शुरुआत हो चुकी है। बट क्या ये सस्टेनेबल डिमांड रिकवरी है सर, या इसे हम रिफॉर्म के बाद टेम्पररी प्राइस लेड बूस्ट माने? ये सेकंड चीज तो नहीं है, टू आंसर यू स्विकली। अगर वो होता तो पहले महीने में होता है, सितंबर की बात है, अभी तो मार्च आने वाला है, तो दैट क्वेश्चन कुड हैव अकर्ड प्रॉब्ली द फर्स्ट 2 मंथ्स। अभी तो उसका सवाल ही नहीं है। मैं इसको GST के साथ खाली लिंक नहीं करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये बजट ने एक रिस्पॉन्सिबल बजट दिया है, उससे ज्यादा एक कॉन्फिडेंट बजट दिया है। दिस बजट ऑफ ए कॉन्फिडेंट न्यू इंडिया। कस्टमर भी आज कॉन्फिडेंट हो रहा है। I think if you ask me, we have to see this money in his hands coming not only in GST, but the fact कि इनकम टैक्स की रेट जो कम हुए, ओवरऑल जो इकोनॉमी में सुधार आया है, ओवरऑल सैलरीज बढ़ रही है, अभी जो लेबर कोड जो हो रहे हैं, FTA आ रहे हैं, तो ओवरऑल पूरा सिस्टम कॉन्फिडेंट हो रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आपने ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट ने बताया है। ये सब अब ट्रांसलेट कर रहा है कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज होने में। और मेरा पर्सनल मानना है कि इससे क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली एक आम आदमी जो पहले ये सब चीजों को लग्जरी मानता था, आज नेसेसिटी मान के उसको ले रहा है। वो बहुत अच्छी बात है। हम FMCG से यही कह रहे थे, और आज से 10 साल पहले मैंने बोला हुआ है कि GST रेट कम करने से GST बढ़ेगा कलेक्शन, क्योंकि 2 रीजन से बढ़ेगा। एक तो जो कंज्यूम नहीं कर पाता इंडिया में लोग, वो कंज्यूम करेंगे। सेकंड जो बहुत बड़ा रीजन है कि एक हमारे पास जो ग्रे इकोनॉमी है, कि जो टैक्स बचाने वाले लोग हैं वो बिस्लरी के बदले टिस्लरी बेच रहे हैं, और रसना के बदले टसना बेच रहे हैं, और ये सब जो डुप्लीकेट वाले लोग हैं, वो जब टैक्स आर्बिट्राज होता है, डिफरेंस होता है 18%, 0%, तो वो गुमर होते हैं कि उनको फायदा मिल जाता है। और जब टैक्स आर्बिट्राज ही नहीं रहा, 5% का फर्क है, तब वो अल्टीमेटली कस्टमर भी फिर उसको लेता नहीं है, रिटेलर भी लेता नहीं है, कहता है यही ले ले। और आज तो रिटेलर भी डरता है उनको लेने, उनपे लेने में बिल मिलता है, न इनपुट क्रेडिट आएगा, नकल झंझट, तो कहता है उनको छोड़ो, ये सब डुप्लीकेट को ओरिजिनल ही लेता हूँ। और ये ओरिजिनल चीज उससे कारण फायदा कस्टमर का भी है, कस्टमर को अच्छा माल मिलता है, कोई जात का फूड एडल्ट्रेशन का डर नहीं है, और इकोनॉमी बढ़ता है। तो ये जो पूरा GST रेट कट से डिमांड इंक्रीज हुआ, इकोनॉमी फॉर्मलाइज हुई, और ओवरऑल ग्रोथ हुआ है। और मेरा पर्सनल मानना है कि इसका ये जो हमने सीखा है उसको आगे ले जाना चाहिए। और भी जैसे कि मेरे हिसाब से जो टैक्स रिफॉर्म्स और जो टैक्स रेशनलाइजेशन की जरूरत है, ये GST के पैक पे हमको जरूर करना चाहिए। और हमको ये भी मान के चल रहा है, आपने जो सेकंड चीज रिपोर्ट में बोली कि इंडस्ट्री का फायदा ये तो एक हुआ है कि अल्टीमेटली इंडिया का डिमांड बढ़ेगा। सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि जब हम ये सब FTA साइन किए हैं, उससे हम एक मेक इन इंडिया डेस्टिनेशन हो रहे हैं। मैं आज की तारीख में हमको इंक्वायरी आ रही है, हमारा ब्रांड बना के दे दो। और पहले मैं सबको कहता हूँ, पहले इंक्वायरी आती थी इंडियन प्रोडक्ट की, वही पापड़ चटनी और पिकल इंडिया बनाएगा। आज मैं कहता हूँ हमारी फैक्ट्री यार जो दुनिया में चाहिए हम बना सकते हैं। कोई कोकोनट चाहिए तो हम कोकोनट बना सकते हैं, कोई को ब्लूबेरी चाहिए तो हम ब्लूबेरी बना सकते हैं, किसी को पास्ता चाहिए तो पास्ता बना सकते हैं। तो आज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग FTA के कारण ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ रहा है, और लोग इंडिया को एक डेफिनेट ऑल्टरनेट मांगते हैं कि इंडिया से ही क्यों माल नहीं बनाए। फॉरगेट ओनली FTA, या मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है, या एग्रीकल्चर क्रॉप है, या यूथ है, तो यहाँ सस्ता बन भी जाएगा, कंज्यूम भी हो जाएगा, और वर्ल्ड में बिकेगा। एब्सोल्युटली सर। मैं मिक्सर आप क्योंकि बिगर पर्सपेक्टिव पे आप इस चर्चा को ले गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फाइन ट्यूनिंग वाली बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर ने जो कहा, अब क्योंकि हम आज उसको जिक्र भी कर रहे हैं कि जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि साहब अमेरिकन कंपनीज़ के लिए हम बेटर मार्केट हो सकते हैं चाइनीज़ के मुकाबले। इस पर अलग से बात करना बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में चाइना +1, हालांकि इसको अब बहुत लोग इरेलेवेंट बोलते हैं, बट स्टिल चाइना के विकल्प के रूप में हम किस तरह से उभर सकते हैं, इस पर अलग तवज्जो। बट अब मैं आ रहा हूँ प्रतीक आपके पास। प्रतीक सर, हमें ये बताइए
कि जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे जीएसटी 2.0 हो, हमने न्यू इनकम टैक्स रिजीम में कुछ रिलीफ्स भी दिए, लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन पे एफटीएज लगातार डील्स हम कर रहे हैं, ये रिफॉर्म्स ये क्या अब असर दिखाने शुरू हो चुके हैं? जैसा हमने रिपोर्ट में भी हवाला दिया, चाहे वो एफएमसीजी में वॉल्यूम ग्रोथ हो, चाहे वो ऑटो के अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हों, ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑल टाइम लो पर है, तो ये सब क्या अब हमारे रिफॉर्म्स का असर दिखा रहे हैं या एक क्षणिक तस्वीर आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्षणिक तस्वीर है, ये रिफॉर्म का ही नतीजा है। एक का मैंने रिफॉर्म के अलावा ऑफ कोर्स इंडिया के पास और भी एडवांटेजेस हैं। लार्ज डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, हमारे पास वर्कफोर्स है। इंडिया इज ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्ज कंट्री विच इज ग्रोइंग एट सच अ लार्ज रेट। आप देखिए, जब बजट आया था तो उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई थी कि इस साल ग्रोथ 7.4% के आसपास की उम्मीद है और अगले साल भी 7% के आसपास की उम्मीद है। तो इतनी सारी जो वर्ल्ड में समस्याएं चल रही हैं, टैरिफ वॉर और ये और वो, उसके बाद भी अगर इंडिया अपने आप मोमेंटम को सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमने किया है। और ये रिफॉर्म्स जो आप बता रहे हैं, आप देखिए कि करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी बेनिफिट, अगर आप सेस को भी इंक्लूड कर लें जो हट गया है कॉम्पनसेशन सेस, और उसके पहले करीब 1 लाख के आसपास करोड़ इनकम टैक्स में दिया गया था पिछले साल। तो आप 2-2.5 लाख करोड़ अगर आप कंज्यूमर के हाथ में देंगे तो उससे डिमांड जरूर बढ़ेगा। और जीएसटी अपने आप में सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है आजादी के बाद का। तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स की वजह से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि भी बहुत कुछ अभी करना बाकी है, लेकिन अभी जो मोमेंटम है हमारे पास, और जिस तरह से आपने ट्रेड की भी बात की, यूएस के साथ और ईयू के साथ हमारा ट्रेड हुआ है, मुझे लगता है इंडिया एक अभी स्वीट स्पॉट पे है। अभी सारी देश जो बड़ी इकोनॉमीज हैं इंडिया के साथ टाइज अपनी मजबूत करना चाहती हैं। तो आने वाला कल मुझे ब्राइट लग रहा है अभी। राइट सर, ऑल राइट। रजत जी, आपके पास आ रहा हूँ सर। आप तो स्पेशलाइजेशंस रखते हैं इंडियन इंडायरेक्ट टैक्स, कस्टम लॉ और फॉरेन ट्रेड में। हमें बताइए, ये बार बार जो हमें उलाहनाएं दी जाती हैं एंड टू सम एक्सटेंट जो कि प्रैक्टिकल भी लगती हैं, कि भाई भारत में अभी भी टैक्स स्ट्रक्चर इतना है, इतना कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कागज़ों में, बयानों में सब कुछ बड़ा बुकिश नज़र आता है, बड़ा फाइलिश नज़र आता है, लेकिन धरातल पर जाओ तो आज भी कंपनी खोलना, कंप्लायंस करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या ये धारणा बदली है? और वाकई में भारत विदेश से आने वाले बिजनेस हाउसेस के लिए क्या अभी भी एक मकड़जाल जैसी हमारे यहाँ स्थिति है सर, या वहाँ पर कुछ हमने रिफॉर्म्स का कुछ असर देख पा रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से काफी काम हुआ है डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में टू मेक लाइफ बेटर फॉर कॉर्पोरेट्स। एंड आई थिंक हमें अब दिख भी रहा है उसका असर, लेकिन मेरे हिसाब से अभी बहुत कुछ बाकी है करना। क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं, अभी भी जब हम बात करते हैं अपने क्लाइंट से जो बाहर कंपनीज जो हैं, उनके लिए अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इंडियन टैक्स सिस्टम। स्पेशली मेरे ख्याल से एक टैक्स सर्टेनिटी जो होता है उसमें हमें थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है लास्ट 2-3 इयर्स की कुछ पोजीशंस जो सेटल्ड पोजीशंस थी, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हो, कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का टाइगर ग्लोबल का रूलिंग आया है, या कोई और जैसे पहले वोडाफोन का आया था, तो कुछ टैक्स पोजीशंस जो कंपनीज लेती हैं बाहर की कंपनीज यहाँ पे, वो काफी साल की लिटिगेशन के बाद उसको ना रिवर्स हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से, तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है और एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है कंपनीज के जहन में कि ये मतलब इंडिया में अगर ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे एक सेटल्ड पोजीशन अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनसेटल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक टैक्स बर्डन आ जाता है। तो मेरे हिसाब से वो एक प्रॉब्लम हमें दिख रहा है जहाँ पे टैक्स सर्टेनिटी लाना बहुत जरूरी है फॉर कॉन्फिडेंस ऑफ दीज फॉरेन कंपनीज। सर, मुझे ना एक चीज़ आपसे बहुत क्विकली पूछनी थी रजत। चलिए ठीक है, टैक्स पॉलिसी, कॉर्पोरेट टैक्स, ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इसमें बहुत समझने में आप जैसे विद्वान साथ में ना हो तो समझ में आए भी ना। बट जो बुनियादी चीज़ है जिसको सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया इस पर, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब मेरा सिंपल सवाल आपसे है, एक कंपनी भारत में आती है
क्या उसे ब्यूरोक्रेसी, अप्रूवल्स, कंप्लायंस का पूरा स्ट्रक्चर है? क्या उसे समझ में आता है उसके लिए कंपनी खोलना आसान है या नहीं? और क्यों वो हमें छोड़ के फिर सिंगापुर, दुबई और बाकी देशों में चले जाते हैं? मैं सिर्फ अप्रूवल्स की बात कर रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं, कंप्लायंस की। वो टैक्स पॉलिसी और कॉर्पोरेट टैक्स पे हम बाद में जाएंगे। बुनियादी सवाल यही है, हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई है क्या सर एंट्री के लिए? सिर्फ मेरे हिसाब से बिल्कुल हुआ है। जो हमारा सिचुएशन था 10-12 साल पहले, वहां से अब जो हम हैं जहाँ पे हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत सारा चेंज आया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे आप एक जगह जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसी एप्लीकेशन से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। आपको रजिस्ट्रेशंस, चाहे वो इनकम टैक्स की हो या इनडायरेक्ट टैक्स की हो, वो सारे रजिस्ट्रेशंस एक जगह पे आपको उपलब्ध होते हैं। उसके अलावा अगर कोई और लाइसेंस स्पेसिफिक मिनिस्ट्री वगैरह से आपको ज़रूरत हो, तो वो सब चीज़ें भी अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। काफ़ी मेरे ख्याल से सरकार ने इस पे काफ़ी काम किया है। ग्राउंड लेवल पे हाँ, अभी भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, हाँ। बट जो अच्छी बात यह है कि ये सब जो दिक्कतें हैं, एटलीस्ट सरकार सुन रही है कि प्रॉब्लम्स जो आती हैं और उसका एक हल निकालने की कोशिश भी करती है। तो मेरे हिसाब से जो 10-12 साल पहले सिचुएशन था, उससे तो अभी हम बहुत ही अच्छे एक स्टेज पे आके खड़े हैं। ऑलराइट। तो आप कह रहे हैं पिछले 10-12 सालों में स्थिति बदली है। मैं फिरोज सर के पास आने से पहले प्रतीक जैन साहब आपके पास आऊंगा, सेम क्वेश्चन के पास। आप अपने क्लाइंट्स के फीडबैक के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? कहां चीजें बेहतर हुई हैं और कहां अभी चीजें फंसी हुई हैं जहां पर तुरंत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन हम मिस नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें रजत ने भी बताया है, चीज हुई है। बहुत सारे लॉज जो है, रिडंडेंट लॉज को अबॉलिश किया गया है। आप देखें कि मुझे लगता है कि 100 से ऊपर लॉज ऐसे थे जो पहले एप्लीकेबल थे, जिनको हटाया गया है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, टैक्स लॉज तो की बात हमने की है। और आप जीएसटी की अगर चर्चा करें तो 25-30 लॉज अलग अलग जो थे, उनको मिला करके एक जीएसटी बनाया गया है, जो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रेट्स होते थे। इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड आपने इतना बढ़ा दिया है कि बहुत सारे लोग अब उस थ्रेशोल्ड से बाहर हो गए हैं, तो उनके लिए भी बड़ा आसान हो गया है। कंपनीज को रजिस्टर करना, कंपनी से एग्जिट करना, ये सब जो प्रोसेसेस हैं, इनको काफी सिंप्लीफाई किया गया है। इससे आप देखेंगे नंबर ऑफ कंपनी जो खुल रही हैं, अभी जो खुल रही हैं और पिछले 5 साल पहले खुलती थी या 5-10 साल पहले खुलती थी, अब बहुत ज्यादा खुल रही हैं। अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी लोग लेबर कोड चेंज हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है, पोल्यूशन को एडजस्ट को एड्रेस करने की जरूरत है, जो लॉ का काम का नहीं है, लेकिन उसके लिए भी लॉज आने की जरूरत है। लोगों को जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, अब ईज ऑफ लिविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफी सारी भी चीजें करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि आप इसके बड़े जानकार हैं, बड़े सिद्धहस्त व्यक्ति हैं, हमें बताइए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमारे यहाँ कैसा है? पहले ऐसा होता था कि बाहर की कंपनियां सोचती थी बाप रे बाप, एक डिस्प्यूट में फंस गए तो फंसे रह जाएंगे, यहाँ का तो लीगल सिस्टम आपको पूरा चूस लेगा, अगर मैं कैजुअल शब्द में बात कर पाऊँ तो। लेकिन अभी क्या स्थिति बदली है सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लेवल पर? क्या हमारा परसेप्शन, हमारा मतलब विदेशी निवेशक का परसेप्शन बदला है? देखिए, बदला है कुछ हद तक। एक बार जब अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले जब वोडाफोन का डिसीजन आया था और रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ था लॉ का, तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हिल गया था। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है फिर भी, लेकिन उस समय फिर ये इंडिया ने कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने उस समय, कि भाई आगे से ऐसा रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो उससे राहत मिली काफी। अभी आप देखें, विवाद से विश्वास और इस तरह की स्कीम्स आई, जिससे जो पुराने डिस्प्यूट्स थे उनको सेटल किया गया। जीएसटी में भी स्कीम्स आई जिन्होंने बोला पेनल्टी वगैरह की माफी दे दी गई कि भाई आप उसको डिस्प्यूट को सेटल करें। तो और जो गवर्नमेंट भी, फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट में भी जो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम की बात कर रही है, फेसलेस असेसमेंट आ गया आपका इनकम टैक्स में, तो उस वजह से काफी हुआ है। लेकिन जैसे बता रहे थे कि बहुत केस में ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स को ना टैक्स रेट कम नहीं चाहिए, उनको टैक्स सर्टेनिटी चाहिए। उनको ये चाहिए कि भाई आप हमको क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि भाई इस पे ऐसा टैक्स लगेगा, मेरे को आपके कोर्ट में जाना ही नहीं है। उसमें काम करने की जरूरत है। आप कैसे लिटिगेशन को अवॉइड कर सकें, कैसे आप एक सिस्टम बना सकें कि हम जाकर के गवर्नमेंट के पास क्लैरिफिकेशन ले लें, एडवांस रूलिंग ले लें, वो सब जो चीजें हैं वो उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मुझे लगता है कि एक लाइन जो आपने बोला वो कीवर्ड है इस बात को समझने के लिए कि दरअसल पेन पॉइंट कहां बचा हुआ है। रेट कम ज्यादा हो सकते हैं टैक्स के, डजंट मैटर, ये होते रहता है, बट जो टैक्स सर्टेनिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक क्लैरिटी देती है इन्वेस्टर को, वहां पर अभी काम करने की अभी आवश्यकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। अब पीरू सर आपके पास आ रहा हूं सर। अब आप बताइए सर, आप तो पूरी दुनिया में जाते हैं, बातें करते हैं, आपसे आप मेंटर भी हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के, बहुत सारे नए यंग एंटरप्रेन्योर के। क्या क्या प्रॉब्लम सर आज आप ग्राउंड पर देख रहे हैं जिनको तुरंत सुधारने की आवश्यकता है? अल्टीमेटली मैंने सीआईआई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी चेयरिंग किया है, अभी मैं चेयर कर रहा हूँ टैक्सेशन कमेटी को। तो आपने जो बात की, मेरे पास तो हर एक पूरे रिप्रेजेंटेशन वही मामले के आते हैं। हाँ जी। और इसमें कोई मत नहीं है, मेरा कोई डिवाइडिंग नहीं है। अल्टीमेटली दिस गवर्नमेंट हैज डन ए मच बेटर जॉब देन एनी प्रीवियस गवर्नमेंट्स इन इंडिया ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है मेरा। और आज जो वो लोग ट्राई कर रहे हैं वो बहुत, इन माय माइंड, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं करने के लिए। पर एक जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है कि सेंटर स्टेट है, म्यूनिसिपैलिटी है, कभी वही तो लोकल बॉडीज है, उनके भी कोई रोल है, तो ये थोड़ा करना, उसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि ये खाली सेंट्रल नहीं है, काफी चीजों में काफी इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से, लेट मी नॉट से व्हाट हैज बीन डन, लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैव बीन डन, जो करने की मेरे हिसाब से हमेशा जरूर रही है कि अगर आप प्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करो तो वी नीड अ सिंगल रियल वर्किंग विंडो। अब फॉर एग्जांपल यस्टरडे कोई और फॉरेन कंट्री का डेलीगेशन आया था, मैं ही उसको होस्ट कर रहा था। तो उनके ट्रेड इंडस्ट्री मिनिस्टर कहते हैं मेरे वहां, मेरा जो इन्वेस्ट कंट्री है, वो कंट्री का नाम नहीं दे रहा हूँ, वो हमारी एक सिंगल विंडो नहीं है, वो आपका कॉन्शियस है, आप हमारी हमारी ऑफिस में आ जाओ, वो आपको कहीं और कहीं नहीं जाना है, आप वहीं बैठना, आपके सब लाइसेंस हम 48 आवर्स में कर देंगे, आपको मिल जाएगा, आप चालू कर देना काम को, आपको कहीं नहीं जाना। तो मेरे हिसाब से कहीं हमको एक आज टाइम है कराने का, आई थिंक वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम, जैसे कि हमने जीएसटी में एक जो फेडरल था तो भी हमने एक बोर्ड बनाया और वो अल्टीमेटली सब काम हो रहा है। वी नीड टू डिवाइस अ सिस्टम कि दो वी हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, कि एक रियल सिंगल विंडो हो कि एक वहां कहीं जाए तो वहीं अप्रूवल मिल जाए इन ए टाइम बाउंड मैनर, नहीं मिलता है तो उसको डीम्ड अप्रूवल ले ले। आई थिंक टाइम हैज कम फॉर समथिंग लाइक दैट। और सेकंड कि ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉर्म्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ये भी उसको हटके एक सिंगल ही एप्लीकेशन हो, जिसमें एवरी एप्लीकेशन की अल्टीमेटली हर एप्लीकेशन में मांगता तो वही है, पेन नंबर दो, नाम दो, जगह दो, तो एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ हो जाए, एक साथ ही हो जाए, और रिन्यूअल भी लॉन्गर हो, रिन्यूअल का टाइम भी लॉन्गर हो, इसकी जरूरत है। रही टैक्सेशन की बात से, एक चीज हमको मानना पड़ेगा, ये जो फॉरेन के लोग, काफी लोग बोलते हैं कि हमारी टैक्स सर्टेनिटी नहीं है, पर मेरे उसमें एक ध्यान ये दूंगा कि उसमें वो फैक्ट भी बदलते रहते हैं, तो अगर फैक्ट बदलेगा तो डेफिनेटली भी बढ़ेगा। सेकंड, लेट अस एडमिट कि काफी रूलिंग इसलिए भी आ रहे हैं कि सब्सटेंस पे रूलिंग आते हैं, वो खाली प्लानिंग होता है, रियल सब्सटेंस नहीं होता है। मैं पर्सनल मानना, मेरा ये है, पर्सनली मानना ये है कि आप इंडिया में ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो कि कंपनियों को ये मालदीव्स, मॉरिशियस, सिंगापुर, ये रूट से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना पड़े। मोस्टली ये सब केस इसलिए हो रहे हैं कि वो लोग, लेट अस गो टू द रूट ऑफ इट, हमारे साथ दो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो भी वो एग्री करेंगे, उनका तो लाइफ का तो ब्रेड बटर ही है कि भाई अल्टीमेटली व्हाई आर वी क्रिएटिंग ए सिस्टम वेयर पीपल आर फोर्स्ड टू गो टू दिस टाइप ऑफ प्लेसेस टू इन्वेस्ट इन इंडिया। मेरे को बता दो, सीधा आदमी इंडिया में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकता है? गुड पॉइंट। तो उसके कारण ये इसलिए कर रहा है कि हमने जो बेनिफिट इंडियन कंपनी को देना है नहीं दे रहे, तो दे आर फोर्स्ड टू गो टू सिंगापुर। अभी यहाँ गिफ्ट सिटी बना है, उसमें इनबाउंड नहीं अलाउड है, एक्सटर्नल अलाउड है। इन माय माइंड दैट इज नॉट रियली मीटिंग द पर्पस। तो लेट अस पुट द रियल इश्यू। रियल इश्यू इज के ultimately Indian tax system has to be such कि nobody needs to go anywhere to land in India, he can directly invest in India। और हमारे जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, कि हमारे जो टैक्सेशन हो, इट शुड बी इन लाइन विद द कॉम्पिटिंग नेशंस, सो दैट व्हाट आई कॉल टैक्स कॉम्पिटिटिवनेस। मेरे को रिबेट भी नहीं चाहिए, बेनिफिट भी नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट इफ वी वांट टू सस्टेन इंडिया, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन सर्विसेज, आवर टैक्स सिस्टम शुड बी इन लाइन विद द कॉम्पिटिंग नेशंस। वो वियतनाम है, कि इंडोनेशिया है, कि जो हमसे कॉम्पीट करते हैं उसके साथ हमारा टैक्स सिस्टम्स, टैक्स प्रोसेसेस वो लाइन में होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड मुद्दा आपने जो बोला, उसमें तो मैंने आपका पूरा लेक्चर दिया है, वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एडीआर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से है कि डिस्प्यूट हो ही नहीं, उसके लिए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी ले जाए। देयर इज नो नीड फॉर टेकिंग एवरीथिंग टू कोर्ट। आज कमर्शियल लॉ में आर्बिट्रेशन जैसे नक्की हो गया है, टैक्स लॉ में भी वी नीड कि भाई हर चीज में क्यों आप ले जा रहे हो मैटर कोर्ट में। आप डीआरसी रखो, मीडिएशन रखो, सेटलमेंट कमीशन रखो, आप हर चीज को कोर्ट में ले जाओगे, 20 साल तक किसी का पैसा नहीं आएगा, गवर्नमेंट का भी नहीं आएगा। तो मेरा मानना है कि एक और सेकंड चैनल होना चाहिए, और दैट इज व्हाट बी द नीड बी। एंड एडवांस रूलिंग शुड बी बाइंडिंग, एडवांस रूलिंग शुड बी फर्म। ये सब में भी हमने काफी ऐसे भी रिजोल्यूशन दी है
पर मेरे हिसाब से जो आज जो बिग टिकट पिक्चर ये है, जो मैं मानता हूँ, आपको लास्ट कल समझ दूंगा जी। कि आई थिंक वी आर लूजिंग द मेन थिंग ये है कि हम मेक इन इंडिया डेस्टिनेशन बन सकते हैं, और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ जो भी चाहिए, आज ये राइट टाइम है लोगों को देने का। जी। क्योंकि आज आप मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट 10 साल के बाद भी मिलेगा। एब्सोल्युटली सर। और क्योंकि आपने हालांकि मेरे पास चर्चा के लिए वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जिसमें मैं चाहूँगा कि प्रतीक और रजत आप दोनों सर हमको ये बताइए कि ये वाया मॉरिशस, वाया सिंगापुर, वाया नीदरलैंड्स, ये वाया वाया वाला सर हम कब ख़त्म करेंगे? डायरेक्ट हम अपने कैसे माहौल बना पाएंगे, अगर आप संक्षेप में बता पाएं, स्टार्टिंग विद प्रतीक जी आपसे। देखिए, ये मुश्किल है। जो मिस्टर कमाटा बोल रहे हैं वो सही है कि ऐसा होना चाहिए। किसी और कंट्री ने ऐसा अचीव किया नहीं है, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज के साथ आपकी टैक्स ट्रीटीज हैं कि अगर आप उस कंट्री से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कंसेशनल ट्रीटी मिलेगा। जैसे अभी आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो इस पूरी चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करने की जरूरत है कि किस किस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी है और उसको कैसे एक सिंगल सोर्स बनाया जाए। तो इस पे काम शुरू होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि वक्त लगेगा, लेकिन वी शुड स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बट हम हैं सर, उस पर काम कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, अभी देखिए काफी सारी जो ट्रीटीज है वो रिव्यू हो रही है, तो काम तो चल रहा है, लेकिन वो पेस थोड़ा अभी स्लो है। ऑलराइट, रजत जी आपका रिमार्क सर इस पे। बिल्कुल, देखिए ये सब ट्रीटी काफी साल पहले साइन करी थी इंडिया ने काफी देशों के साथ, जहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट उस देश से आता है और तो टैक्स बेनिफिशियल रहता है, थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन इसको मिसयूज किया गया है। इसका तो कोई डाउट है नहीं, जैसे क्योंकि जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रीटीज को रिव्यू होना चाहिए, जैसे मुझे जहाँ तक याद है मॉरिशस के साथ, क्योंकि बहुत सालों तक इंडिया में एफडीआई का बहुत बड़ा सोर्स मॉरिशस से था, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट था हमारा, कैपिटल गेन टैक्स में बेनिफिट मिलता था, बट हमने ट्रीटी को रिवाइज कर दिया है, फिर भी मॉरिशस रूट अभी भी पॉपुलर है। आई मीन ट्रीटी को रिवाइज करने के बावजूद ऐसा ये सिर्फ परसेप्शन गेम है या सर रियल में भी कुछ दिक्कतें बाकी हैं? इट्स बेसिकली सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब एक ट्रीटी को जो बनाया जाता है वो इंटेंशन तो यही होता है कि वहां पे कंपनी सेटअप करके वहां पे भी उनका ग्रोथ हो और इंडिया में भी वो कंपनीज इन्वेस्ट करके उनका ग्रोथ यहाँ पे हो। लेकिन होता क्या है कि ये सिर्फ शेल कंपनीज बनाते हैं जहाँ पे कोई एक्चुअली सब्सटेंस होता नहीं है वो, और वो सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, बेसिकली इट्स एन एग्जिट स्ट्रेटेजी। कंपनीज मेक दिस एज एन एग्जिट स्ट्रेटेजी। मेरे हिसाब से इस पे काम चल रहा है। प्रतीक ने बोला चल रहा है, आई ऑल्सो हैव हर्ड कि ये काम कर रहे हैं इस पर, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू सिस्टम बना रहे हैं, कौन कौन से देश के साथ क्या क्या रिव्यू करना है, लेकिन उसमें लगेगा समय, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस होती हैं, इसलिए समय लगता है उसमें। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से सरकार कर रही है काम इस पे और होपफुली इसको रिजॉल्व करेंगे। राइट, हम भी यही उम्मीद करते हैं। देखिए, भारत को आपको 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उससे पहले के आपके 5 ट्रिलियन 8 10 12 15 ट्रिलियन जहाँ तक आपको जाना है, लक्ष्य बनाइए, बहुत अच्छी बात है, पूरा देश एकजुट है इस मसले पर, लेकिन कहाँ पे काम करना बाकी है, इसके लिए चर्चाएं इस तरह की होनी बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि आज दर्शकों को बहुत सारे वो पॉइंट समझ में आए होंगे जहाँ पर सरकार को काम करना है। एंड बिलीव मी, सरकार काम इस पे कर रही है, पेस ऊपर नीचे ज़रूर है, बट डायरेक्शन संभवतः पॉजिटिव है, थोड़ा सा पैसा पे से और करना होगा, इस उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, आप तीनों ने वक्त निकाला। रजत बोस, थैंक यू सो मच सर। प्रतीक जैन, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज खंबाटा सर आपके अमूल्य समय के लिए।